दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब कोई इतिहास बना रहा होता है तो उसे उस वक्त इसकी जानकारी होती नहीं है कि वह इतिहास बना रहा है। और कहते हैं जब किसी देश के भीतर जनता यह सोच लेती है कि अब वो परिवर्तन चाहती है तो उस दौर में जो सत्ता और सरकार होती है उसे भी इस बात का एहसास होता नहीं है कि जनता परिवर्तन की दिशा में बढ़ चुकी है। अब वो किस तरीके से जनता के सामने पेश आए, और यही मुश्किल हालात मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के सामने हैं। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि इस दौर में राहुल गांधी से दो दो हाथ कैसे किया जाए। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि इस दौर में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी उन्हें डरा क्यों रही है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के भीतर एक मॉरल पॉलिटिक्स की फैब्रिक जो है वह एक ऐसी लकीर के तौर पर खिंच चुकी है जहां पे मौजूदा राजनीतिक सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए जिस राजनीति को विचारधारा और एजेंडे के तौर पर बताती चली आई वह और उसकी उम्र दरअसल अब खत्म हो चली है। शायद यही वो वजह है जहां पर कोई काट बीजेपी के पास नहीं है, कोई काट सरकार के पास नहीं है, कोई काट मोदी और शाह के पास नहीं है। इसीलिए इस दौर में बीजेपी अपने अंदरूनी संकट से भी गुजर रही है। उसे नहीं पता है कि अब उसका अगला अध्यक्ष युवा होना चाहिए, कोई महिला होनी चाहिए, या इस देश की जातिगत राजनीति के तहत किसी ओबीसी को लाकर बैठा दिया जाए। वो किस रास्ते चले उसे नहीं पता है, क्योंकि वो खुद को नहीं, सामने की मौजूदा राजनीति को देख रही है, लेकिन उस जमीन को नहीं पकड़ पा रही है जहां पर जनता मन बना चुकी है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। और इसमें बड़ी दुविधा बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि मोदी सत्ता जिस रास्ते चल निकली है उसमें एक बात तो तय है कि अगर नरेंद्र मोदी की हार जिस दिन होती है उस दिन बीजेपी कहां गायब हो जाएगी, शायद यह अपने आप में एक सवाल है। यह सवाल इसलिए बड़ा मौजू हो चला है क्योंकि आज आप परत दर परत परिस्थितियों को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। भारत महात्मा गांधी के बगैर अधूरा है, और महात्मा गांधी के किसी ना किसी अक्स को वो लगातार खोजता रहता है। यहां तक कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी और जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन के लिए उन्हीं के खिलाफ खड़े हुए तो इस देश ने उनमें भी गांधी का कोई अंश देखा। यह देश उनके साथ एकजुट होने लगा। और याद कीजिए 1988 में वीपी सिंह ईमानदारी का पाठ पढ़ते हुए, बफोर्स के कागज का जिक्र करते हुए अपनी जेब से एक कागज बार बार निकालकर इस देश की राजनीतिक सत्ता तक पहुंच गए, क्योंकि इस देश में ईमानदारी भी गांधी के अंश के तौर पर है। 2011 याद कीजिए, अन्ना हजारे की राजनीति नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने राजनीति कर ली अपने तौर पर, लेकिन अन्ना हजारे को लेकर भी कहीं ना कहीं गांधी का अक्स उस दौर में लोगों को दिखाई देने लगा था। और रामलीला मैदान में जो 10 दिनों तक लगातार आंदोलन चल रहा था, वो उस दौर को याद कीजिएगा तो आपको एक क्षण में लगेगा वाकई इस देश में चाहे 1974 हो, चाहे 1988 हो, चाहे 2011 हो, कहीं ना कहीं कोई खोज हो रही थी महात्मा गांधी की, क्योंकि वहां पर मॉरल पॉलिटिक्स थी। वो रियल पॉलिटिक्स नहीं थी, वो मॉरल पॉलिटिक्स थी। वो इस देश को एक धागे में पिरोने की परिस्थितियां थी। इस देश के भीतर में भ्रष्टाचार में लिप्त समाज में कहीं कहीं ईमानदारी की खोज थी। और अगर उन परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में ले आइए और जरा सोचिए और याद कीजिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे उस वक्त आप उस यात्रा को देखें तो आपको लगेगा जैसे लोकतंत्र नृत्य कर रहा है। जो भी गरीब मुफलिस उस दौर में साथ चल रहा था और राहुल गांधी सबको साथ लेकर चल रहे थे, शायद उनके जहन में यह सवाल जरूर रहा होगा कि वह जिस लेगेसी के आश्रय इस देश में गांधी परिवार से जुड़े हैं उसकी हकीकत इस देश के भीतर किस गरीबी और मुफलिसी के साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी अपनी मौजूदगी उन लोगों से जुड़कर क्यों ना देखी जाए। और हुआ यही। जिन सवालों को मीडिया छुपा लेता था, जिन सवाल और जिन मुद्दों को इस देश की सरकार रेड कारपेट तले दबा देती थी, वो मुद्दे राहुल गांधी की यात्रा के जरिए उभर कर सामने आने लगे। और कांग्रेस का कायाकल्प एक लिहाज से
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सामने यह संकट आ गया कि जो पारंपरिक राजनीति वो कर रहे थे उसमें राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया कि वहां पर विपक्षी नेताओं की बड़ी बड़ी परछाइयां भी छोटी दिखाई देने लगी। और उसकी एक स्थिति तो आपको नजर जरूर आई होगी जब अंबानी परिवार में विवाद था और इंडिया गठबंधन का भी कोई नेता ऐसा नहीं था जो वहां नहीं पहुंचा, लेकिन कांग्रेस के नेता भी पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जबकि उनके घर पर निमंत्रण देने के लिए मुकेश अंबानी पहुंचे थे। यह एक ऐसा नैतिक फैब्रिक है जो इस देश में लोगों के साथ जोड़ता है और इसी की काट मौजूदा वक्त में मोदी सरकार, मोदी सत्ता, मोदी की बीजेपी और मोदी की आरएसएस के सामने बिल्कुल नहीं है। इसीलिए 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर में जब भाषण देते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो पहली कतार में डिफेंस मंत्रालय फुसफुसाकर कहता है हमने जगह पहली कतार में दी थी, वह खुद पीछे बैठ गए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। राहुल गांधी को पिछली कतार में जगह मिली, यानी यह भी कल्पना के परे है कि आप विकल्प खोज रहे हैं, आप रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप किस रास्ते पर चलें जिसके आश्रय राहुल गांधी को परास्त किया जा सके। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी की समूची राजनीति चुनाव लड़ने या सत्ता में आने से हटकर इस देश की जनता को तैयार कर रही है। तब आपके सामने कौन सा रास्ता होगा, और यह सवाल सत्ता या सरकार के सामने नहीं होता है, जो इस वक्त नहीं है। इसीलिए तो इस दौर में सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल गांधी की नागरिकता के सवाल को उठाते हैं और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं और कहते हैं अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी वहां पर, और वो कहते हैं वो यहां के नहीं बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। और उसके बाद यह भी जानकारी देते हैं कि हमने ये सवाल तो इस देश में गृह मंत्रालय के सामने पत्र लिखकर 5 साल पहले ही दे दिया था। तो क्या 5 साल पहले गृह मंत्रालय में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने पत्र लिखा, गृह मंत्रालय ने इस दौर में कोई हरकत नहीं की और मौजूदा वक्त में अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो क्या इसीलिए उन्होंने इस दौर में वह भी राहुल गांधी से डर गए हैं? या फिर ये सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी है जो अपने तौर पर रास्ता खोज रही है, वो चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश का गृह मंत्रालय हो, चाहे इस देश का रक्षा मंत्रालय हो। क्योंकि एक तरफ ये अपने आप में एक अजूबी गरीब परिस्थिति है कि इस देश के भीतर में आजादी के बाद से जितने भी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्रियों ने भाषण दिया उसमें विपक्ष के नेता कोई भी रहा हो, उसकी हैसियत और उसकी जरूरत और उसकी मौजूदगी जिस रूप में पहली कतार में नजर आती थी, इस बार वो क्यों नजर नहीं आई। तस्वीर देख लीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत का स्वर्णिम कालखंड है 2047। यानी एक तरफ 96 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से दिया और उसके किसी भी अंश को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, और दूसरी तरफ राहुल गांधी को जो पिछली कतार में बैठा दिया गया उसका शोर इस देश के भीतर मचने लग गया। तो क्या इस देश के भीतर में एक राजनीतिक शून्यता आ चुकी है और पहली बार उस शून्यता को नए तरीके से परिभाषित जनता के बीच खड़े होकर राहुल गांधी कर रहे हैं? क्योंकि इस दौर में देखिए सत्ता की पारंपरिक राजनीति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अब आपको भगवा जैकेट में इस दौर में क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, यह भी अपने आप में सवाल होना चाहिए। हिंदुत्व को लेकर और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो कल्पना जिस रूप में वो करते चले आए, उन सब के बीच वह हिंदू मुस्लिम यानी जो नैरेटिव प्रधानमंत्री ने खुद को लेकर बनाया, अब उसमें वो रीइन्वेंट कर पाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। खुद को रीइन्वेंट कोई कैसे कर सकता है अगर वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र के तहत, वह भी सेकुलर देश के भीतर, और कॉन्स्टिट्यूशन जब सेकुलर है तो उस परिस्थितियों में वह उस राजनीति को साधे और खुले तौर पर कहे कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है और हिंदूवादी पार्टी के बीच हिंदूवादी पहचान लिए हुए जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां भी बीजेपी हार जाए। तो रीइन्वेंट कर पाने की स्थिति में मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं है, वो रास्ता खोज रहे हैं। तो क्या इसीलिए उनके भीतर का यह आक्रोश है या सरकार के भीतर का यह आक्रोश है कि ऐसे तो सत्ता ढह जाएगी? तो क्यों नहीं एक वैकल्पिक सोच इस लहजे पे लेके आए कि एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी नागरिकता का सवाल खड़ा करें, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय इस पर खामोशी बरत ले, तीसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें, वो
एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं। चौथी तरफ लाल किले के प्राचीर पर पीछे बैठा दें, पांचवी तरफ ईडी के रास्ते खोल दिए गए। 50 घंटे पूछताछ तो उनसे हुई, और बीते 10 बरस में अगर आप ध्यान दीजिए तो पूरा नैरेटिव जो बनाया गया था 10 जनपद को लेकर या गांधी परिवार को लेकर, अगर वो नैरेटिव 10 बरस में उन्हें जेल तक नहीं पहुंचा पाया तो इसका मतलब है कि मौजूदा सरकार या तो झूठ बोल रही थी या वो सक्षम ही नहीं है। ये तो यही दो मैसेज निकल कर आएगा। और ये मैसेज इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ, 28 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ, और रॉबर्ट वड्रा की जमीन हरियाणा में और राजस्थान में, वह भी एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा गया, उसको लेकर भी ये दोनों जगहों पर बातें लगातार होती चली गई। लेकिन बीते 10 बरस में उन्हें भी जेल में क्यों नहीं डाला गया? तो जनता के भीतर जो सवाल थे कि गांधी परिवार को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, रॉबर्ट वड्रा को लेकर या किसी को भी लेकर, इस देश के भीतर में जो सवाल 2G स्कैम को लेकर भी उठे या कोयला स्कैम को लेकर भी उठे, वो मामले भी तो CAG की रिपोर्ट के जरिए ये सामने आने लगे कि वह भी नैरेटिव बनाने की दिशा में और परसेप्शन डेवलप करने की दिशा में बनाई गई एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी। और शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका एक हल्के से तौर पर देश के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने भाषण में एक संकेत दिया कि अगर इस देश के भीतर नहीं, दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र जो होता है, वह लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है। और चूंकि वह भी लाल किले के प्राचीर पर बैठे हुए थे, वहां पर वो भाषण सुन रहे थे प्रधानमंत्री का, जब वो बांग्लादेश को लेकर चिता रहे थे, उसी संदर्भ को उठाते हुए बहुत हल्के तरीके से जब मुख्य न्यायाधीश ने अपने यहां जो सुप्रीम कोर्ट में जहां पर वह 15 अगस्त का झंडा फहराने के बाद भाषण दे रहे थे, वहां उन्होंने कहा बांग्लादेश की परिस्थिति देख लीजिए, लोकतंत्र खोना नहीं है। To the uncertainty of freedom, our constitution made the choice for us. We chose in 1950 the uncertainty of freedom. And what is happening today, say in Bangladesh, is a clear reminder of us how precious liberty is for us. Many of the young lawyers today, or most of them, are the post-independence generation. I myself am the post-independence generation. But many of you are the post-emergency generation. Therefore, it's very easy to take freedom for granted. It is simple to take liberty for granted. But it's important that we dwell on the stories of the past to remind us how precious liberty is and what an important role which we as judges and lawyers play as an institution in the preservation of liberty. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की इस बात को अगर कोई पॉलिटिशियन कहता तो इस रूप में कह सकता था कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र के तमाम स्तंभ तो या तो बिक चुके हैं या नतमस्तक हैं, क्योंकि नौकरशाही और संस्थानों की जो मौजूदा स्थिति है, इस देश के भीतर में जो मीडिया, जिसका सवाल फोर्थ स्टेट के तौर पर निगरानी करना है कि सरकार सही रास्ते जा रही है या नहीं जा रही है, वो सवाल तो करे। ये सारी परिस्थितियां एक एक करके गायब होती चली गई। और अगर आप वाकई इस दौर में डेमोक्रेसी के जिस जिक्र हमने खास तौर से किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दौर में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, उससे पहले की कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा और फिर न्याय यात्रा के बाद की कांग्रेस, दरअसल कांग्रेस एक फिलॉसफी के तौर पर है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपको नजर नहीं आएगी। और संयोग ऐसा है कि उसमें शामिल नेताओं की कतार भी आपको हो सकता है बड़ी तादाद में करप्ट कांग्रेसी मिलते चले जाएं। जिन्होंने इस देश में सत्ता भोगी है वो करप्ट रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में राहुल गांधी ने उस कांग्रेस के भीतर उन परिस्थितियों को पैदा लाकर खड़ा कर दिया जो वो खुद उसमें शामिल थे, और अपनी यात्रा को वो पूरा इस देश के भीतर लोगों के साथ कर रहे थे। उनके साथ भ्रष्ट नेताओं की मौजूदगी, छिटपुट आपको कहीं कहीं नजर आई जरूर होगी। लेकिन यह परिस्थिति इस रूप में इतिहास गढ़ने की दिशा में बढ़ती चली जा रही है, इसका एहसास तो मोदी सरकार ने भी उस समय नहीं किया होगा जो अब वो कर रही है। और इसीलिए एक के बाद एक ऐसी हरकतें जरूर सरकार की तरफ होती है कि किसी तरीके से कोई रास्ता तो मिल जाए जिस रास्ते पर बीजेपी चल सके, बताया जा सके कि आपको इस रास्ते चलना है, और उस रास्ते की खोज में लगातार
अपने ही अध्यक्ष को लेकर बैठकों का सिलसिला दिल्ली में हो, बीजेपी के अध्यक्ष के निवास पर हो, पार्टी दफ्तर में हो, तमाम जगहों पर बैठकें लगातार जारी है। और वह भी समझ गई कि चुनाव के वक्त तक उसे आरएसएस की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आरएसएस की जरूरत भी पड़ गई है और आरएसएस के साथ होने के बावजूद भी कोई रास्ता मिल नहीं पा रहा है। तो एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ वो किस रास्ते को अख्तियार करें, और यह नजारा आज ही का है। ऑफिस बेयरर की बैठक, और वहां पर बैठक में तमाम लोग शामिल ये रास्ता खोज रहे हैं कि हम किस रास्ते चलें, कैसे चलें। यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर है, यहां पर आरएसएस के पुराने नेता की तस्वीर है, जो बताने के लिए काफी है कि उनकी मौजूदगी इस दौर में जरूरत है बीजेपी की। लेकिन बावजूद इसके रास्ता मिल नहीं पा रहा है, तो कौन रास्ता सुझाएगा? जयप्रकाश नारायण जिस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, उस दौर को अगर आप याद कीजिएगा तो उस समय भाऊराव देवरस जब सरसंघ चालक थे, उन्होंने जेपी से संवाद बनाया था और उसके बाद जेपी के आंदोलन के पीछे वो खड़े हो गए थे। लेकिन इस दौर में जेपी की पहुंच और पकड़ क्या दिल्ली जैसी जगह पर भी है? एक भवन नहीं है जेपी के नाम पर। यानी परिस्थिति देखिए कैसे पलटती चली गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी थे, राजीव गांधी के खिलाफ वीपी सिंह थे, उस दौर में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ अन्ना हजारे थे, और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी उसी मॉरल थ्रेड को पकड़कर इस देश के भीतर उस अलख को जगाना चाहते हैं, जिस अलख को कैसे बुझाया जाए इसके लिए सत्ता पूरे तरीके से जोर शोर लगा रही है। और उसके वो तमाम पुराने नारे जो उसको हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बना दें या इस देश के भीतर में राष्ट्रवाद को लेकर कहीं एक सक्रियता पैदा कर दें, वो राष्ट्रवाद कौन सा है? प्रधानमंत्री के सेना की वर्दी में होना राष्ट्रवाद है, या फिर नारे लगाना भर राष्ट्रवाद है? इन तमाम परिस्थितियों में इस देश का युवा बेरोजगार हो गया। इस देश के तमाम छोटे धंधे करने वाले लोगों के सामने संकट आ गया, मिडिल क्लास टैक्स में दब गया। लेकिन इन सब से कहीं ना कहीं एक रास्ता खोज रहे हैं, और आज भी बैठक में भी यही रास्ता खोजा जा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि बीजेपी के भीतर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी लोग उतनी उन्मुक्तता के साथ अपनी बातों को कह ही नहीं सकते हैं। और बीते 10 बरस का पाठ उन्हें यही कहकर पढ़ाया गया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जब तक गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, तब तक आप चुनाव नहीं हारेंगे और आप सत्ता के सुख में लगातार अटकेलियां खेलते चले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि यह देश परिवर्तन की दिशा में तो बढ़ चुका है और इसका एहसास पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया के भीतर यह सवाल है कि क्या वाकई भारत में जो परिवर्तन की परिस्थितियां हैं, अब उसमें दुनिया भी राहुल गांधी को इनकार नहीं कर पा रही है। और इससे पहले याद कीजिए, देश के भीतर कोई भी विदेशी व्यक्ति जो आता था, नागरिक आता था, वो किसी अपने देश के प्रमुख पद पर था, वो प्रधानमंत्री से मिलता था और लौट जाता था। लेकिन याद कीजिए, G20 के वक्त भी नेताओं की मौजूदगी राहुल गांधी से मुलाकात की थी। और एक दिन पहले की ही बात है कि फॉक्सकॉन के चेयरमैन योंग लियो वह भी दिल्ली पहुंचे तो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात करने पहुंच गए। तो ऐसा तो नहीं है कि इस दौर में सरकार को पता नहीं कि कौन मिलने जा रहा है और वो क्यों मिलने जा रहा है, इसका भी एहसास सरकार को होगा, क्योंकि सरकार के पास तो तमाम संस्थान हैं जो इस पे काम लगातार करते हैं। यानी एक फिसलती हुई सत्ता के बीच यह सवाल अगर बड़ा है कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो मॉरल फाइबर के साथ इस तरीके से खड़ा है जहां पर लोगों की भावनाएं उसके साथ अगर जुड़ी हुई है, तो वह विकल्प के तौर पर खुद को बदलेंगे या फिर उसी अंदाज में निशाना साधेंगे। दरअसल उसी अंदाज में सरकार का पूरा रुख है, इसीलिए लाल किले के प्राचीर पर पीछे की सीट, अब नागरिकता का सवाल, बीच में ईडी का डर, 20 मुकदमे पहले से ठोक दिए जा चुके हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कई सवाल हर कोई कर सकता है। क्या वाकई बदला नहीं जा सकता है राजनीति में? तो हमें लगता है बदला भी जा सकता है,
क्योंकि बीजेपी के साथ एक वक्त शिवसेना खड़ी थी और शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे को याद कीजिए तो वह तो कहीं ज्यादा बड़े हिंदूवादी प्रतीक के तौर पर थे। लेकिन धीरे धीरे इन परिस्थितियों को उद्धव ठाकरे ने समझा, मौजूदा वक्त की उस राजनीति को समझा कि बीजेपी सत्ता के लिए क्या कुछ कर सकती है और शायद इसीलिए वह अपने धुर विरोधी राजनीतिक दलों के साथ भी राजनीति करने मैदान में उतर आए। और पिछले चुनाव में जिन मुसलमान उनके साथ फटकते नहीं थे उनकी बस्तियों में गए, उन्होंने वोट दिए और होते होते बात अब नई परिस्थिति के साथ वक्त वोट की आई तो उद्धव ठाकरे ये कहने से चूके नहीं कि आपको तो जांच करानी चाहिए, जो आप जमीनों को लेकर हैरान परेशान हैं। मंदिरों की कितनी जमीन कहां पर हड़प ली गई और अयोध्या के भीतर जिस तरीके से वहां पर जो आप ही ने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम भी आया, जिसको आरएसएस ने डबटा भी, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है पूरी फेक पॉलिटिक्स का इस दौर में सत्ता के आश्रय चल रही है, जिसको उद्धव ठाकरे सरीका शख्स भी इस दौर में कह देता और पकड़ लेता है। पण तुम्ही वक्फ बोर्डाची जमीन जर ढापून तुमच्या उद्योगपतींच्या घशात घालणार असाल, जसं तुम्ही आमच्या हिंदू संस्थानांच्या मंदिराच्या जमिनी लाटताय, लुटतायत आणि तुमच्या लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरला देत आहात। महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा देवाची संस्थानाची मंदिराची जमीन किती राजकारण्यांनी ढापले त्याची यादी काढा। मराठवाड्यामध्ये किती ढापलेली आहे, बीडमध्ये किती केलेली आहे, लावा ना एकदा तो काय प्रश्न आहे तो धसाच लावा। कोणी केले ती जमीन ढापले? बीडमध्ये तर केस सुरू आहे। अरे वक्फ बोर्ड तर बाजूला ठेवा, माझ्या मंदिराची जमीन चोरली जाते आणि त्याच्यावरती तुमचे मित्र येऊन बांधकाम करणार असतील तर आज मी जाहीर करतो, वक्फ असो किंवा हिंदू संस्थान असेल किंवा कोणत्याही धर्माच्या जागा असतील, आम्ही वेळवाकडं काही त्याच्यामध्ये होऊ देणार नाही, अजिबात नाही होऊ देणार। आप कह सकते हैं यह तो सीधा हमला है और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इस दौर में महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव परिणाम बीजेपी के भीतर कैसे हड़कंप मचाएंगे यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और महाराष्ट्र के चुनाव टाले जाएंगे क्या, जैसे बीएमसी के चुनाव टाल दिए गए? ये कौन सी परिस्थिति है जो इस देश के तमाम संस्थानों को इतनी ताकत दे देती है कि वो नियम कायदे भूल जाए, क्योंकि इस देश की राजनीतिक सत्ता के अनुकूल परिस्थिति जब तक नहीं बनेगी तो वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। क्या वाकई यह एक संवैधानिक परिस्थितियां हैं जिसमें चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो आपको डगमगाई हुई दिखाई दे? बीएमसी के चुनाव बरसों बरस से क्यों नहीं हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला तेजी के साथ शिवसेना के टूटने और एनसीपी के टूटने पर क्यों नहीं दे पा रहा है, जबकि खुले तौर पर उसने कह दिया था कि राज्यपाल की भूमिका गैरकानूनी है, संवैधानिक है। मसला एक ही है। दरअसल इन तमाम परिस्थितियों के भीतर मौजूदा बीजेपी की सत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का बाखूबी एहसास है, जब तक वो सत्ता में हैं तब तक हैं, और सत्ता में नहीं है तो फिर बीजेपी भी कहीं नहीं है। यानी उन तमाम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि इस देश की जनता का मूड कुछ और है और बीजेपी राजनीतिक दल के तौर पर किसी और मूड को जी रही है। तो दरअसल ये उसी के आपस की लड़ाई है और इसमें जो थ्रेड बीच में मॉरल नैतिक तौर पे राहुल गांधी ने जोड़ा है सरोकार के साथ, उस थ्रेड पर लगातार हमला और चुनौती देने की परिस्थिति राजनीतिक तौर पर लगातार पैदा की जा रही है। लेकिन हश्र क्या होगा? हमने शुरू में ही कहा था, जब कोई इतिहास बना रहा होता है तो उसे पता होता नहीं है कि वो इतिहास रच रहा है। और जिस देश के भीतर में जनता परिवर्तन की दिशा में बढ़ जाती है तो सत्ता को भी इसका एहसास होता नहीं है। वो ये मानकर चलती है कि उसकी मौजूदगी है तो जनता उसके पीछे चलेगी, क्योंकि वह उस बांसुरी को बजा रहा है जो पाइट पाइपर ने बजाई थी। लेकिन मुश्किल तो यह है कि राजा जब शहर में निकलेगा तो पता नहीं किस चौराहे पर कौन सा बच्चा टकरा जाए, और तब की परिस्थिति से अभी भी बीजेपी के भीतर हड़कंप मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।